बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ मटेरियल के लेक्चर नंबर 12 में हमने डिस्कस किया था स्ट्रेंथनिंग मैकेनिज़्म। ठीक है, तो उधर मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेंथनिंग मैकेनिज़्म की 5 तरीक़े हैं। 5 तरीक़े से हम मेटल्स की स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यील्ड स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ कर सकते हैं, अल्टीमेट स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो दो तरीक़े हमने उधर एक्सप्लेन की थी। एक तरीक़ा हमारे साथ स्ट्रेन हार्डनिंग का था और दूसरा तरीक़ा हमारे साथ ग्रेन बाउंड्रीज स्ट्रेंथिंग का था। ठीक है, तीसरा तरीक़ा हमारे साथ है सॉलिड सोल्यूशन हार्डनिंग। ठीक है, तीसरा तरीक़ा हमारे साथ है सॉलिड सोल्यूशन हार्डनिंग। ठीक है, तो सॉलिड सोल्यूशन हार्डनिंग हमारे साथ एक प्योर मेटल है, उसमें हम एक सॉलिड सोल्यूशन डालते हैं। तो दो तरीके हैं, एक हमारे साथ है इंटरस्टिशियल्स और एक हमारे साथ है सब्स्टिट्यूशनल। ठीक है, दो तरीके हमारे साथ हैं सॉलिड सोल्यूशन की। एक हमारे साथ है इंटरस्टिशियल ठीक है, और दूसरा हमारे साथ है सब्स्टिट्यूशनल। ठीक है, तो दोनों तरीक़ों से हम सॉलिड सोल्यूशन की हार्डनेस इंक्रीज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे साथ एक प्योर मेटल्स है, ये हमारे साथ एक प्योर मेटल है। ठीक है, प्योर मेटल है। ठीक है, तो अब हम एक सल्यूट हम इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, जिसका साइज इससे बड़ा होता है और जिसका स्ट्रेंथ इससे ज़्यादा होता है, तो ये इसको डिस्प्लेस करता है। इधर अगर हम देख लें तो इस एटम्स को ये डिस्प्लेस करता है। ठीक है, इस तरह। और दूसरा हमारे साथ सब्स्टिट्यूशनल है। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन में किस तरह होता है, मेरे साथ ये प्योर मेटल है। ठीक है, तो इसमें जो होल्स हैं, अब इसमें ये होल्स आपको नज़र आते हैं, ये हमारे साथ सब्स्टिट्यूशनल है और ये हमारे साथ प्योर एलिमेंट्स हैं। और जो सल्यूट हम इसमें इंसर्ट करते इधर आते हैं। ठीक है, इधर। ठीक है, ये तो ये स्पेसेस में आता है, तो इसकी वजह से जो डिसलोकेशन मोमेंट प्रोड्यूस होता है वो स्टॉप होता है। हमारे साथ इंटरस्टिशियल्स है। ठीक है, इंटरस्टिशियल। ठीक है, तो इन दोनों की सब्स्टिट्यूशन मेथड है या इंटरस्टिशियल, इसकी वजह से डिसलोकेशन मोमेंट्स स्टॉप होता है और हमारे साथ स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है। तो तीसरा तरीक़ा जो स्ट्रेंथनिंग मैकेनिज़्म का है वो सॉलिड सोल्यूशन हार्डनिंग है। सॉलिड सोल्यूशन अगर हम इसमें डाल दें कोई प्योर मेटल में, तो उसकी वजह से उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है। ठीक है, तो ये हमारे साथ ये जो हमने सॉलिड सल्यूट इसमें डाल दिया है, ये उस सारे एटम को डिस्प्लेस करता है और उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होता है। और इधर इंटरस्टिशियल में हमारे साथ जो स्मॉल होल्स हैं वो उसमें हम स्मॉल एलिमेंट डालते हैं, स्मॉल सल्यूट। ठीक है, सल्यूट पार्टिकल, और इसकी वजह से इसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होता है। तो अब हम स्लाइड की तरफ जाते हैं। तो सॉलिड सोल्यूशन स्ट्रेंथिंग, वी हैव considered strain hardening and grain boundary strengthening mechanism that would be operative in both pure metals and alloys। ठीक है, लेक्चर नंबर 12 में हमने दो तरीक़े एक्सप्लेन की। ठीक है, आज लेक्चर नंबर 13 में हमारे साथ है सॉलिड सोल्यूशन स्ट्रेंथिंग। ठीक है, व्हेन 2 or more elements are combined such that a single phase microstructure is retained। ठीक है, मतलब हम सॉलिड सोल्यूशन में क्या होता है, हम 2 या 3 मेटल्स को कंबाइन करते हैं। तो किस तरह करते हैं, एक तरीक़ा ये है कि हम इसको मेल्ट करते हैं। ठीक है, और फिर हम इसको मेल्टिंग के बाद इसको मिक्स करते हैं। ठीक है, तो व्हेन 2 or more elements are combined such that a single phase microstructure is retained, various elastic
electrical and chemical interaction take place between the stress speed of the solute atoms and the dislocation present in the latter. solute atom जो हम इसमें इंसर्ट करते हैं, ठीक है, सॉलिड सोल्यूशन, ठीक है, सॉलिड सोल्यूशन बनता है, ठीक है, और दूसरा हमारे साथ डिस्लोकेशन प्रेजेंट इन द लेटेस्ट, ठीक है, उसमें जो डिस्लोकेशन मोमेंट है अगर इसमें हम सॉल्यूट एटम डाल दें तो उसकी वजह से ये डिस्लोकेशन इसमें ये स्टॉप होता है, ये रिड्यूस होता है. The stress field surrounding both edge and screw dislocation, that shear stresses are associated with screw dislocation, whereas both shear and hydrostatic stress field surround an edge dislocation. इसका मतलब ये है कि हमारे साथ एक सिंगल मेटल है तो इसमें हमारे साथ दो किस्म के डिस्लोकेशन हैं. स्क्रू डिस्लोकेशन है, ये पहले हमने एक्सप्लेन किया है, और दूसरा हमारे साथ एज डिस्लोकेशन है. तो इस स्क्रू डिस्लोकेशन और एज डिस्लोकेशन में हमारे साथ वेरियस स्ट्रेसेस, फॉर एग्जांपल शियर स्ट्रेसेस, ठीक है, और हाइड्रोस्टेटिक स्ट्रेसेस मौजूद होते हैं, ठीक है. हमारे साथ स्क्रू डिस्लोकेशन में शियर स्ट्रेसेस मौजूद होते हैं और एज डिस्लोकेशन में शियर और हाइड्रोस्टेटिक स्ट्रेसेस दोनों मौजूद होते हैं, ठीक है. तो इसको रिड्यूस करने के लिए हम सॉलिड सॉल्यूशन स्ट्रेंथनिंग मेथडोलॉजी यूज़ करते हैं, ठीक है. व्हेन द शियर स्ट्रेस फील्ड एसोसिएटेड विद बोथ एज एंड स्क्रू डिस्लोकेशन आर रिजॉल्व इनटू देयर नॉर्मल स्ट्रेस कंपोनेंट, ठीक है. शियर स्ट्रेस हमारे साथ एज डिस्लोकेशन से भी रिलेटेड है और स्क्रू डिस्लोकेशन से भी रिलेटेड है, ठीक है. नेक्स्ट स्लाइड हमारे साथ है the potential interaction between an edge or screw dislocation with a solute atom depend on the stress field associated with the solute atom. For example, इसका मतलब क्या है, हमारे साथ ये स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन solute atom पे डिपेंड करता है. जो solute atom हम इसमें डालते हैं सॉल्वेंट में और सोल्यूशन बनाता है तो ये solute atom पे डिपेंड करता है. फॉर एग्जांपल, if an atom of chromium were to substitute for an atom of FCC nickel और BCC आयरन, मतलब ये FCC निकल या BCC आयरन में हम क्रोमियम की सल्यूट डालते हैं, क्रोमियम, द होस्ट लेटस वुड एक्सपीरियंस ए साइमेट्रिकल मिसफिट स्ट्रेस एसोसिएटेड विद डिफरेंट इन साइज. मिसफिट का मतलब क्या है, जिस तरह मैंने पहले आपको बता दिया, मिसफिट का मतलब ये है, इसको डिस्प्लेस करता है, ये हमारे साथ मिसफिट है. ये क्रोमियम है, ये अंदर वाला जो है ये क्रोमियम है और बाहर वाला BCC है या FCC निकल है, FCC निकल है. तो मिसफिट का मतलब ये है कि इसका FCC निकल का साइज़ डिफरेंट है और जो क्रोमियम हम उसमें डालते हैं सल्यूट, इसका साइज़ डिफरेंट है, इसलिए इसको हम मिसफिट कहते हैं, मिसफिट, ठीक है. तो मिसफिट जितना ज़्यादा हो उतना इसका स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा, ठीक है. तो इधर लिखा है फॉर एग्जांपल, इफ एन एटम ऑफ क्रोमियम वर टू substitute for an atom of FCC nickel or BCC iron, the host lattice would experience a symmetrical misfit stress associated with differences in size between solute and solvent atom. तो हमारे साथ इसी केस में solute क्रोमियम है और solvent FCC निकल है, तो इस दोनों के दरमियान साइज में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, ठीक है. तो इसकी वजह से इसमें मिसफिट स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है और ये मिसफिट स्ट्रेस जितना ज़्यादा हो उतना स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा, ठीक है. तो इधर लिखा है विद द स्ट्रेंथिंग कंट्रीब्यूशन बीइंग प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द मिसफिट. मिसफिट जितना ज़्यादा होगा उतना स्ट्रेंथिंग ज़्यादा होगा, ठीक है. इसलिए लिखा है स्ट्रेंथिंग कंट्रीब्यूशन बीइंग प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द मिसफिट, ठीक है. और इधर लिखा है मिसफिट, ये क्या है, मिसफिट स्ट्रेन है प्रोपोर्शनल टू DA/DC. DA हमारे साथ क्या है, लेटेस्ट पैरामीटर्स है और C हमारे साथ सल्यूट कंसंट्रेशन है, ठीक है. तो इसलिए लिखा है कि जितना मिसफिट स्ट्रेन ज़्यादा पैदा होता है उतना स्ट्रेंथिंग ज़्यादा होगा और मिसफिट हमारे साथ डिफरेंट इन साइज की वजह से प्रोड्यूस होता है, ठीक है. इसके अलावा चौथा तरीका हमारे साथ प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग है. तो प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग पहले मैं आपको बताता हूँ. हम कोई एलाइज डेवलप करते हैं, कोई एलाई हम बनाते हैं, ठीक है. तो उसमें हमारे साथ फॉर एग्जांपल हम टाइटेनियम निकल एलाई बनाते हैं, ठीक है. अगर जो टाइटेनियम निकल है उसमें थोड़ा सा इम्प्यूरिटीज़ नाइट्रोजन का है या कोई और एलिमेंट का है, ठीक है. तो वो एक और प्रेसिपिटेट बनाता है जिसको हम टाइटेनियम नाइट्राइड कहते हैं, ठीक है. आपने बनाना है टाइटेनियम और निकल की एलाई, ठीक है. तो टाइटेनियम और निकल की एलाई, फॉर एग्जांपल आपने टाइटेनियम और निकल मिक्स कर दिया,
ये इसमें थोड़ा बहुत इम्प्योरिटी था नाइट्रोजन का, किसी तरीके से नाइट्रोजन इसके साथ मिक्स हो गया तो इसने बना दिया टाइटेनियम नाइट्राइड। ठीक है, तो असल में ये इम्प्योरिटी की वजह से बन गया। तो ये हमारे साथ जब हम एलाई बनाते हैं तो मुख्तलिफ़ किस्म के प्रेसिपिटेट्स उसमें बनते हैं। तो उस प्रेसिपिटेट्स बनने की डिसएडवांटेजेस भी हैं, लेकिन उसका एक फ़ायदा ये है कि इसकी वजह से हार्डनेस स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होता है। तो ये हमारे साथ एक्चुअली प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग है। ठीक है, इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म इलाई जब आप बनाते हैं तो इसमें ये प्रेसिपिटेट्स बनते हैं, और प्रेसिपिटेट्स का एक फ़ायदा इसका स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होना है। ठीक है, व्हेन द सॉल्यूट कंसंट्रेशन इन इलाई एक्सीड्स द लिमिट ऑफ सॉल्युबिलिटी पर द मेट्रिक स्पेस, सॉल्यूट कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाए, इक्विलिब्रियम कंडीशन डिक्टेट द न्यूक्लिएशन एंड ग्रोथ ऑफ सेकंड फेज, दूसरा फेज बनता है। मतलब आपका मतलब टाइटेनियम निकल बनाना है, लेकिन इसमें एक दूसरा फेज टाइटेनियम नाइट्राइड बन गया। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, इसके अलावा मुख्तलिफ एग्जांपल मौजूद है। ठीक है, तो आपका मतलब टाइटेनियम निकल बनाना है, लेकिन एक टाइटेनियम निकल एलाई, लेकिन इसमें टाइटेनियम नाइट्राइड बन गया, तो इसको हम कहते हैं सेकंड फेज। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट सूटेबल थर्मल कंडीशन आर प्रेजेंट विच शो ए पोर्शन ऑफ एन इक्विलिब्रियम फेज डायग्राम, वी सी दैट फॉर एन एलाई ऑफ कंपोजिशन एक्स ए सिंगल फेज ए इज प्रेडिक्टेड एट टेम्परेचर अबाउ Ts ट्रांसफॉर्मेशन टेम्परेचर, वेयर एस टू फेज अल्फा एंड बीटा आर स्टेबल बिलो द साल्वेज लाइन। ठीक है, जो साल्वेज लाइन है वो हमारे साथ, इसमें हमारे साथ दोनों स्टेबल हैं। ठीक है, व्हेन सच एन एलाई इज हीटेड इनटू ए सिंगल फेज फील्ड कॉल्ड ए सोल्यूशन ट्रीटमेंट। सोल्यूशन ट्रीटमेंट हमारे साथ क्या है, एक हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है। असल में हम जब एलाई डेवलप करते हैं तो उसमें हम एक प्रोसेस करते हैं एलाई बनने के बाद, जब सेंटरिंग प्रोसेस या दूसरा जो प्रोसेस है वो आप कर लें, होमोजेनाइजेशन कर लें, उसके बाद हम सोल्यूशन ट्रीटमेंट करते हैं। तो सोल्यूशन ट्रीटमेंट हम क्या करते हैं, एक ख़ास टेम्परेचर पर जो मेल्टिंग पॉइंट से कम हो उस तक हम इसको हीट करते हैं, 1 घंटे या 2 घंटों के लिए इस टेम्परेचर पर रखते हैं। इस टेम्परेचर पे क्यों रखते हैं, ताकि इसमें जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं वो बाउंड्रीज़ पे आ जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके साथ टाइटेनियम निकल एलाई है, तो आप इसको हीट करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक। 900 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप 2 घंटों के लिए रखते हैं, ताकि इसमें जो कंस्टिट्यूएंट टाइटेनियम है, निकल है, या अगर कोई और इम्प्योरिटी इसमें मिक्स हुई है, ताकि वो बाउंड्री पे आ जाए। और फिर सडनली हम कूल करते हैं, रैपिडली क्वेंच्ड। ठीक है, सडनली कूल इसलिए करते हैं जो कंस्टिट्यूएंट बाउंड्रीज पे आए हैं ताकि वो गायब ना हो जाए। ठीक है, तो सोल्यूशन ट्रीटमेंट हमारे साथ वो प्रोसेस है। तो सोल्यूशन ट्रीटमेंट में हमें पता चलता है कि कौन सी सेकंड फेज वाली चीज़ें इसमें बने हैं। ठीक है, द रिजल्टिंग माइक्रोस्ट्रक्चर कंटेन ओनली सुपर सैचुरेटेड सॉलिड सोल्यूशन और इवन दाउ द फेज डायग्राम प्रेडिक्ट्स ए 2 फेज मिक्सचर, द एब्सेंस ऑफ द बीटा फेज इज एट्रीब्यूटेड टू इनसफिशिएंट एटॉमिक डिफ्यूजन। ठीक है, तो इधर हमारे साथ वो 2 फेज मिक्सचर बनता है। ठीक है, तो वो हमें सॉलिड सोल्यूशन में या सोल्यूशन ट्रीटमेंट में हमें उसका पता चलता है। ठीक है, तो हमारे साथ ये है प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग। ठीक है, टिपिकली द हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ ऑफ द एलाई इंक्रीजिंग इनिशियली विद टाइम बट मे देन डिक्रीज विद फर्दर एजिंग। ठीक है, इसका मतलब ये है, एक हमारे साथ सॉलिड सोल्यूशन है, सोल्यूशन ट्रीटमेंट है, और एक हमारे साथ एजिंग है। तो सोल्यूशन ट्रीटमेंट और एजिंग में फ़र्क क्या है, बेसिकली मेन डिफरेंस इसमें ये है, सोल्यूशन ट्रीटमेंट में भी हम एक ख़ास टेम्परेचर तक हीट करते हैं, फिर 1 घंटे या 2 घंटों के लिए इस पर रखना है, और फिर सडनली कूल करते हैं। एजिंग में भी हम यही करते हैं, लेकिन डिफरेंस ये है कि एजिंग डिपेंड करता है टाइम पे। ठीक है, तो हम एक दफ़ा 1 घंटे के लिए रखते हैं, एक दफ़ा 2 घंटे के लिए, तीसरी दफ़ा 3 घंटे के लिए। तो जब टाइम पे डिपेंड करता है, तो ऐसे हीट ट्रीटमेंट को फिर ऐसी सोल्यूशन ट्रीटमेंट को फिर हम एजिंग कहते हैं। तो एजिंग में ये है कि अगर हम टाइम बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर ले, तो फिर उसके साथ उसकी एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस से पता चला है कि उसकी स्ट्रेंथ फिर डिक्रीज़ होती है। तो इधर लिखा है टिपिकली द हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ ऑफ द एलाई इंक्रीजेज इनिशियली विद टाइम। टाइम के साथ सब पहले हमारे साथ स्ट्रेंथ और हार्डनेस इंक्रीज़ होता है, बट में देन डिक्रीज़ विद फर्दर एजिंग। अगर फर्दर एजिंग हम करते हैं, मतलब टाइम हम बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करते हैं,
तो इसके साथ फिर स्ट्रेंथ डिक्रीज होता है। तो मैंने आपको बता दिया कि एजिंग डिपेंड करता है टाइम पे, ठीक है। एजिंग और सोल्यूशन ट्रीटमेंट में फ़र्क ये है कि एजिंग पे हम ये करते हैं कि मुख्तलिफ टाइम पे, पहले 1 घंटे के लिए रखते हैं, फिर दूसरा सैंपल 2 घंटों के लिए रखते हैं, फिर तीसरा सैंपल 3 घंटों के लिए रखते हैं। तो अगर ऑप्टिमम टाइम हो तो इससे हमारे साथ स्ट्रेंथ और हार्डनेस इंक्रीज होता है। लेकिन अगर हम टाइम को बहुत ज़्यादा कर लें तो फिर इसकी स्ट्रेंथ डिक्रीज होते हैं। तो इधर लिखा है टिपिकली द हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ ऑफ द एलाई इनिशियली increases initially with time and particle size but may then decreases with further aging। अगर एजिंग हम बहुत ज़्यादा कर लें, टाइमिंग हम बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर लें तो इसके साथ फिर स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है। द स्ट्रेंथ एंड सेंस ऑफ द स्ट्रेंथ टाइम स्लोप डिपेंड ऑन 4 मेजर फैक्टर। द वॉल्यूम फ्रैक्शन। अब वॉल्यूम फ्रैक्शन क्या है? वॉल्यूम फ्रैक्शन असल में हमारे साथ ये है, वही एग्जाम्पल मैं टाइटेनियम निकल का देता हूँ, ठीक है, टाइटेनियम निकल एलाई का। तो अगर टाइटेनियम निकल एलाई में, ठीक है, एक ख़ास वॉल्यूम में हम टाइटेनियम का परसेंटेज चेक कर लें और निकल का, फ़र्ज़ करें टाइटेनियम 27% है, टाइटेनियम 27% है बाई वॉल्यूम, और निकल फ़र्ज़ करें 73% है, ठीक है। तो हम वॉल्यूम फ्रैक्शन हम लेते हैं कि वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ टाइटेनियम हमारे साथ 0.27 है। तो हमारे साथ वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ निकल हमारे साथ होगा 0.73। याद रखिए अगर 2 एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट इन्वॉल्व हैं तो टोटल वॉल्यूम फ्रैक्शन हमारे साथ 1 के बराबर होगा। टोटल वॉल्यूम फ्रैक्शन हमारे साथ 1 के बराबर होगा। अगर 2 मेटल्स हैं, टाइटेनियम परस करीब 0.5 है तो निकल भी 0.5 होगा, ठीक है। तो वॉल्यूम फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है। दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है, किस तरह डिस्ट्रीब्यूट हुआ है टाइटेनियम और निकल, या टाइटेनियम निकल के साथ अगर कापर हो, ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है। नेचर ऑफ द प्रेसिपिटेट, कौन सा प्रेसिपिटेट बना है, ठीक है, एंड द नेचर ऑफ द इंटरफेस बाउंड्रीज, ठीक है। और दोनों फेस के दरमियान जो बाउंड्रीज हैं उस बाउंड्री पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो इधर अगर आप लोग देख लें टाइम के साथ साथ एजिंग टाइम, तो अगर टाइम के साथ देख लें यहाँ पे स्ट्रेंथ इंक्रीज हुआ है लेकिन टाइम के साथ साथ इसका स्ट्रेंथ डिक्रीज होता है। इस मेटल को देख लें, पहला स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है लेकिन टाइम के साथ साथ इसका स्ट्रेंथ डिक्रीज होता है। इस तरह इसको देख लें, पहला स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है लेकिन टाइम के साथ स्ट्रेंथ डिक्रीज होता है। तो ये एजिंग टाइम है और ये यील्ड स्ट्रेंथ है। तो अगर इस ग्राफ को या इस ग्राफ को हम देख लें तो पहले इसका स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है सोल्यूशन ट्रीटमेंट में, लेकिन अगर एजिंग टाइम हम इंक्रीज करते हैं तो एजिंग टाइम के साथ साथ इसका स्ट्रेंथ डिक्रीज होता है। तो चौथा तरीका जिसमें हमारे साथ स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है वो हमारे साथ है प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग, ठीक है। प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग, डिस्लोकेशन, पार्टिकल इंटरेक्शन, ठीक है। तो डिस्लोकेशन पार्टिकल इंटरेक्शन मैंने आपको बता दिया कि इसमें डिस्लोकेशन इंटरेक्शन आता है। जब डिस्लोकेशन इंटरेक्शन आ जाए तो इसकी वजह से उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है। ये पिछले लेक्चर में मैंने बता दिया कि अगर डिस्लोकेशन बहुत ज़्यादा कम हो तो फिर भी स्ट्रेंथ कम होगा। डिस्लोकेशन ऑप्टिमम हो, बहुत ज़्यादा कम हो तो स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। डिस्लोकेशन ऑप्टिमम हो, डिस्लोकेशन मोमेंट फिर स्ट्रेंथ कम होगा। डिस्लोकेशन मोमेंट बहुत ज़्यादा हो जाए तो डिस्लोकेशन मोमेंट जब बहुत ज़्यादा हो जाए तो इसकी वजह से डिस्लोकेशन इंटरेक्शन आता है और उसकी वजह से स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है। वाई डू द स्ट्रेंथ टाइम प्लाट्स एज शोन इन फिगर 4.11। 4.11 ये है, ठीक है, पिछली साइड ये वाला 4.11 हमारे साथ ये है। इधर लिखा है वाई डू द स्ट्रेंथ टाइम प्लाट्स एंड शोन इन फिगर 4.11 वेरी विद एजिंग टेम्परेचर। एजिंग टेम्परेचर की वजह से वो क्यों चेंज होता है? एजिंग टेम्परेचर की वजह से पहले इंक्रीज होता था स्ट्रेंथ और फिर डिक्रीज हो गया। वाई डज एलाई स्ट्रेंथ इंक्रीजेज विद द टाइम एंड देन डिक्रीज आफ्टर मैक्सिमम स्ट्रेंथ। पहले इंक्रीज हो गया, इधर अगर आप ग्राफ को देख लें तो पहले इंक्रीज हो गया और फिर डिक्रीज, पहले इंक्रीज और फिर डिक्रीज। तो ये क्यों आ गया, ठीक है।
after maximum strength has been achieved. The answer to this question involve assessment of several dislocation particle interaction that depend on whether dislocation are able to cut through precipitate particle or instead are focused to loop around them. ठीक है, मतलब ये डिपेंड करता है, पहले हमारे साथ डिस्लोकेशन मोमेंट स्टॉप होता है और फिर डिस्लोकेशन मोमेंट इंक्रीज होता है और एच तक जाता है. ठीक है, जब डिस्लोकेशन मोमेंट एच तक पहुंच जाए, मतलब आपके साथ ये एक क्रिस्टल है, यहाँ पे डिस्लोकेशन मोमेंट स्टार्ट हो गया और एच तक पहुंच गया. जब ये एच तक आ जाए तो इसमें फेलियर आ जाएगा. ठीक है, तो पहले एजिंग टाइम अगर हम इंक्रीज़ करते हैं तो ये डिस्लोकेशन मोमेंट इंक्रीज़ होता है. ठीक है, तो इसकी वजह से इसकी स्ट्रेंथ पहले इंक्रीज़ होता है और फिर डिक्रीज़ होता है. ठीक है, तो ये हमारे साथ फार्मूला है T इज इक्वल टू टी एच प्रोपोर्शनल टू जी एप्सिलॉन 3/2 आर एफ 1/1/2 वेयर एप्सिलॉन मेस स्पेट स्ट्रेन मैंने आपको बता दिया. मेस स्पेट स्ट्रेन मैंने आपको बताया है कि हमारे साथ एक एटम दूसरे में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्लियर बात है कि दोनों के साइज में डिफरेंस होगा, तो इसकी वजह से मेस स्पेट स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है. ठीक है, आर हमारे साथ पार्टिकल रेडियस है. ठीक है, एफ हमारे साथ वॉल्यूम फ्रैक्शन है जो पहले मैंने आपको बता दिया, और जी हमारे साथ क्या है, शेयर मॉडुलस है. ठीक है, तो ये चौथा तरीका हमारे साथ क्या था, प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग. प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग से हमारे साथ स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है. ठीक है, और आखिरी तरीका पांचवा मेथड जिसकी वजह से हम स्ट्रेंथ इंक्रीज करते हैं उसको हम कहते हैं डिस्पर्शन स्ट्रेंथिंग. ठीक है, तो डिस्पर्शन स्ट्रेंथिंग जिस तरह इसमें भी हम मेटल के ऑक्साइड मिक्स करते हैं. ठीक है, मेटल के ऑक्साइड हम ऐड करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की मटेरियल के साथ हम मेटल ऑक्साइड मिक्स करते हैं, ऐड करते हैं, जिसकी वजह से उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है. ठीक है, तो एलाई कैन आल्सो बी स्ट्रेंथन बाय द एडिशन ऑफ ऑक्साइड पार्टिकल डेट ऑब्स्ट्रक्ट डिस्लोकेशन मोमेंट. मतलब अगर हम मुख्तलिफ़ किस्म के मेटल ऑक्साइड मेटल एलाइज के साथ ऐड कर लें तो इसकी वजह से उसका डिस्लोकेशन मोमेंट स्टॉप होता है या रिड्यूस होता है. तो जब डिस्लोकेशन मोमेंट स्टॉप हो जाए या रिड्यूस हो जाए तो इसकी वजह से स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है. बाय एडिंग एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लेक्स एंड थोरियम ऑक्साइड पार्टिकल टू एल्यूमिनियम and nickel matrices respectively, these metal achieve attractive strength properties at temperature approaching their melting point. Approaching मतलब कि एग्जैक्ट वहाँ पे न, मतलब हमारे साथ एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम को हम परस करें 700 डिग्री सेंटीग्रेड या 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट कर लें और उसी टेम्परेचर पे इसके साथ एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऐड कर लें या थोरियम ऑक्साइड ऐड कर लें तो इसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होते हैं, बशर्ते कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड के मेल्टिंग पॉइंट से ये टेम्परेचर कम हो. मेल्टिंग पॉइंट तक हम नहीं पहुँचे, अप्रोचिंग दियर मेल्टिंग पॉइंट, उसके करीब तक जाए. ठीक है, उसके साथ फिर ये चीज़ें मेटल ऑक्साइड या एल्यूमिनियम ऑक्साइड या थोरियम ऑक्साइड इसके साथ ऐड कर लें तो इसकी स्ट्रेंथ इस पर इंक्रीज होती है. ठीक है, एज एक्सपेक्टेड एलाई स्ट्रेंथ इंक्रीज विद ऑक्साइड वॉल्यूम फ्रैक्शन एंड डिक्रीजिंग पार्टिकल स्पेसिंग. ठीक है, मतलब इसका मतलब ये है कि पार्टिकल दरमियान अगर हम इसमें एल्यूमिनियम के साथ मेटल ऑक्साइड ऐड कर लें, फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो इसके जो एटम्स है उसके दरमियान स्पेस डिक्रीज होता है. जब स्पेस डिक्रीज होता है तो उसका स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है. ऑन द अदर हैंड द माइक्रोस्ट्रक्चर ऑफ डिस्पर्शन हार्डनिंग एलाइज आर मोर स्टेबल देन दोज एसोसिएटेड विथ प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग एलाइज. मतलब कि अगर प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग एलाइज जो पिछले टॉपिक हमने पढ़ा और जो हमारे साथ डिस्पर्शन हार्डनिंग एलाइज है, दोनों में हमारे साथ डिस्पर्शन हार्डनिंग वाला स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होता है. एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस से मालूम हुआ है अगर हम डिस्पर्शन हार्डनिंग एलाइज कर लें, ठीक है, मतलब हम मेटल ऑक्साइड ऐड कर लें और दूसरे में हमारे साथ प्रेसिपिटेट बन जाए तो मेटल ऑक्साइड वाला ज़्यादा स्ट्रांग होगा बनिस्बत प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग एलाइज का, देयर बाय मेकिंग देम मोर सूटेबल फॉर लोड बियरिंग एप्लीकेशन एट एलिवेटेड टेम्परेचर. ठीक है, इस मतलब डिस्पर्शन स्ट्रेंथिंग में मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमारे साथ एलाइज हाई टेम्परेचर पे वर्किंग कंडीशन पे हो. ठीक है, अगर टेम्परेचर हम ज़्यादा कर लें, अक्सर हमारे साथ स्टील इंडस्ट्रीज़ इस तरह होते हैं, अक्सर इंडस्ट्री जिस तरह हमारे साथ स्टील इंडस्ट्रीज़ है वो उस तरह होते हैं कि टेम्परेचर उसमें बहुत ज़्यादा होता है. जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो जो मटेरियल हमारे साथ उधर है उसकी फेलियर के चांसेस ज़्यादा होते हैं. तो उस वहाँ पे हम प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग के बजाय डिस्पर्शन स्ट्रेंथिंग
फिनोमेना यूज़ करते हैं क्योंकि ये हाई टेम्परेचर फिनोमेना है, मतलब ये हाई एलिवेटेड टेम्परेचर के लिए सूटेबल है। ठीक है, तो इधर लिखा है, अगर ये जुमला आप दोबारा पढ़ लें, ऑन द अदर हैंड द माइक्रो स्ट्रक्चर ऑफ डिस्पर्शन हार्डनिंग एलाइज आर मोर स्टेबल देन दोज एसोसिएटेड विद प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग एलाइज। ठीक है, डिस्पर्शन वाला ज़्यादा स्टेबल है प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग एलाइज की बनिस्बत, देयर बाई मेकिंग देम मोर सूटेबल फॉर लोड बियरिंग एप्लीकेशन एट एलिवेटेड टेम्परेचर। जहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, तो वहाँ पे हम डिस्पर्शन हार्डनिंग एलाइज यूज़ करते हैं वो मुकाबला प्रेसिपिटेशन हार्डन एलाइज के। ठीक है, तो मेरे ख्याल में अभी आपको क्लियर होगा। ठीक है, फर्दर इम्प्रूवमेंट्स in oxide dispersion strengthening alloys have resulted from the use of mechanical alloying process। mechanical alloying process, मैकेनिकली मुख्तलिफ तरीक़ों से हम एलाइज बनाते हैं। ठीक है, तो हमारे साथ इसमें एक यूज़ होता है बाल मिलिंग। मतलब जब हम एलाई बनाते हैं थ्रू पाउडर मेटलर्जी, तो उसमें सबसे पहले हम बाल मिलिंग करते हैं। बाल मिलिंग में हम क्या करते हैं, मिक्स करते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की मटीरियल को। फॉर एग्ज़ाम्पल हम टाइटेनियम निकल कापर एलाई बनाते हैं, तो टाइटेनियम के पाउडर हम लेते हैं ग्राम में, वो हम कैलकुलेट करते हैं। निकल के पाउडर हम लेते हैं ग्राम में, कापर के पाउडर हम लेते हैं ग्राम में। ठीक है, और फिर इन तीनों को मिक्स करते हैं। लेकिन सबसे पहले मैंने आपको बताया कि डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये सही ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, तो बाल मिलिंग हमारे साथ ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू ये सही डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो इसलिए इधर लिखा है कि मैकेनिकल एलाइंग में हमारे साथ एक बाल मिलिंग वाला तरीक़ा है जिससे हम पाउडर को सबसे पहले मिक्स करते हैं। ठीक है, तो फर्दर इम्प्रूवमेंट्स इन ऑक्साइड डिस्पर्शन स्ट्रेंथन एलाइज हैव रिजल्टेड फ्रॉम द यूज़ ऑफ ए मैकेनिकल एलाइंग प्रोसेस। हमारे साथ वो है मिक्सचर ऑफ पाउडर पार्टिकल ऑफ डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स आर ब्लेंडेड टुगेदर इन ए ड्राई हाई एनर्जी बाल मिल। मैकेनिकल एलाइंग क्या है, सबसे पहले हम इसको मिक्स करते हैं। मिक्स कहाँ पे करते हैं, बाल मिल में, तो उस प्रोसेस को हम बाल मिलिंग कहते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको हम कंपैक्ट करते हैं हाई प्रेशर पे 800 मेगा पास्कल पे 900 मेगा पास्कल पे। कंपैक्शन के बाद डायरेक्टली हम इसको सेंटर करते हैं वैक्यूम फर्नेस में। ठीक है, तो ये हमारे साथ मैकेनिकल एलाइंग है। इसके अलावा और भी बहुत से तरीके हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में आखिर दो लेक्चर में, लेक्चर नंबर 12 में और आज वाला लेक्चर नंबर 13, इसमें हमने स्ट्रेंथनिंग मैकेनिज्म एक्सप्लेन कर दिया, जिसके 5 तरीक़ों से हम मेटल्स या एलाइज की स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ वर्क हार्डनिंग, दूसरा हमारे साथ ग्रेन बाउंड्री स्ट्रेंथिंग है, तीसरा हमारे साथ सॉलिड सोल्यूशन स्ट्रेंथिंग, चौथा हमारे साथ प्रेसिपिटेशन स्ट्रेंथिंग और आखिरी हमारे साथ डिस्पर्शन स्ट्रेंथिंग। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा लेक्चर नंबर 13 कंप्लीट हो गया।